हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ स्टडी मटेरियल एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या फिर कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन, जो भी एग्जामिनेशंस को आप टारगेट कर रहे हैं, एक वेल गाइडेड मैनर में कर पाएँ, आप स्मार्ट एफर्ट्स के साथ में कर पाएँ एंड बहुत कंफर्टेबली आप लोग अपना सिलेक्शन ले सकें एंड अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, समाज में आपका सम्मान हो, आपकी प्रतिष्ठा हो और जिन पोस्ट पर आप जाएँ उन पर काम करते हुए देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दे सकें, आप लोग भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो संविधान का की प्रस्तावना है, उसका क्या रेलेवेंस है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो बातचीत हम लोगों ने कर खत्म की थी। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो है भारत के संविधान का पार्ट है या नहीं है। बेसिकली ये क्वेश्चन जब हमारा संविधान लागू हो गया था उसके बाद में ये क्वेश्चन उठा था कि क्या प्रियम्बल आपके संविधान का पार्ट है या नहीं है। अब क्यों ये क्वेश्चन उठा, क्या लॉजिक था ये क्वेश्चन उठाने का और उसके बाद में फिर इसका जवाब क्या दिया गया, क्या इसका इंटरप्रिटेशन था, किस बेसिस पर जो भी जवाब दिया गया वो किस बेसिस पर दिया एंड लास्टली ये जवाब दिया किसने, इन सारे सवालों को हम लोगों को आज के सेशन में जो है तलाशना है। इंटरेस्टिंग रहने वाला है, प्लस साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन से फिर जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी उसमें से बहुत सारे सवाल वगैरह बनकर तैयार होते हैं। तो सेशन में हम लोग देखते भी चलेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं एंड क्यों ये क्वेश्चन उठा था, इसकी पूरी हिस्ट्री और इसका पूरा लॉजिक वगैरह भी आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा एंड सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट सेशन है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। जनरल स्टडीज, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसमें आज का जो टॉपिक या थीम रहने वाली है वो क्या है, वो है प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलें देखते हैं सर। संविधान जब देश में लागू हो गया था उसके बाद में अब जैसा होता है जब आप किसी चीज़ को अप्लाई करते हो तो फिर उसके एप्लीकेशन के बाद में जैसा आपने सोचा होता है एग्जैक्टली वैसी की वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। जब किसी प्रावधान को लागू किया जाता है, भले कितने अच्छे आप विजन के साथ में और कितने अच्छे भावों के साथ में उसे लागू करें, जब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कई बार आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार नतीजे नहीं मिलते। कई बार आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर वो होता भी है तो साथ में कई और नई चीज़ें हो जाती हैं। लगभग वही चीज़ें संविधान के साथ में भी लागू के ऊपर भी लागू होती हैं। संविधान के बारे में भी वो सारी की सारी बातें सच हैं। एक बार जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, जब एक बार आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करवा दिया गया तो फिर उसको लेके कई सारी तरीके की कंट्रोवर्सीज भी हुई, कई सारे नए नए सवाल खड़े हुए, फिर उनका जवाब भी दिया गया। उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन या फिर एक कंट्रोवर्सी थी कि क्या प्रियम्बल जो है वो भारत के संविधान का पार्ट है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है बनकर तैयार हुआ था कि क्या आपका प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है, हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले लिया था 1960 में। एक केस आया था जिस केस को बोला जाता है बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आपका प्रियम्बल है इट शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कि अगर आपका प्रियम्बल आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आता है कि भाई आपके जो अलग अलग संविधान में प्रोविजंस डाले गए हैं उनके पीछे जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक सोच है, जो जनरल पर्पस है वो क्या है। एंड इट इज द की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको पढ़कर हमको कहीं ना कहीं जो संविधान बनाने वाले हमारे संविधान के निर्माता थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, उनका क्या विजन था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, हमको कुछ हद तक समझ में आता है। यह बात कब कही जा रही है, 1960 में। इस सवाल को लेते वक्त, यह सवाल जब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है कि क्या प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट है या नहीं है, उस पर्टिकुलर सवाल को पहली बार 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में कंसिडर करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह
बात कही है कि हालांकि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रियम्बल जो है वो जनरल पर्पस आपका बताता है, या फिर प्रियम्बल पढ़ते वक्त आपको वो जनरल पर्पस समझ में आता है जिसको ध्यान में रखकर संविधान में कई सारे प्रोविजंस को डाला गया है। तो एक तरीके से हमारे संविधान के जो निर्माता हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा था उसको समझने की, संविधान के किसी प्रोविजन को बनाते वक्त उनके दिमाग में क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या इंटेंट था, उसको समझने की एक की या फिर एक कुंजी जो है वो हमारी प्रियम्बल है। Further, where the terms used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning, some assistance at interpretation may be taken from the objectives enshrined in the preamble. इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अब अगर कहीं पर कोई केस आ गया या कोई भी कोई चीज है, किसी केस में अब अगर संविधान के किसी आर्टिकल का जिक्र आ रहा है या किसी केस का फैसला देने में संविधान की आपको विवेचना करना पड़ रही है, संविधान के किसी प्रावधान को आपको देखना पड़ रहा है। अब अगर उस संविधान के प्रावधान में कोई आर्टिकल ऐसा फंसता है जिसमें कोई ऐसा शब्द आ गया, कोई ऐसा टर्म आ गया जो बड़ा एम्बिगियस सा है, बड़ा वेग सा है, जिसका मतलब आपको क्लियर नहीं हो रहा, या फिर अगर कोई ऐसा शब्द आ गया जिसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं या जिसके चलते आर्टिकल का एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, एक से ज्यादा उसकी व्याख्याएं की जा सकती हैं, जब ऐसी परिस्थिति बन रही है कि कुछ कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है संविधान में किसी प्रावधान को लेके, किसी आर्टिकल को लेके, कहीं पर कोई शब्द इस्तेमाल किया उसको लेके, ऐसी परिस्थिति में आप कुछ हद तक जो है प्रियम्बल से असिस्टेंस ले सकते हैं उस पर्टिकुलर शब्द के या फिर उस लाइन के या फिर उस आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि प्रियम्बल में वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइंड हैं जिनको ध्यान में रखकर संविधान लिखा गया है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। दो बातें जो है 1960 में ये केस की सुनवाई करते वक्त उन्होंने कह दी थी। पहली बात क्या कि प्रियम्बल में वो सारे के सारे जो आपके संविधान में कई सारे जो प्रोविजंस डाले गए हैं उनके पीछे का जो जनरल पर्पस है वो आपको प्रियम्बल में समझ में आता है, और कहीं ना कहीं किसी प्रोविजन से लेके के रिस्पेक्ट में संविधान बनाने वालों के दिमाग में क्या इंटेंट था, क्या भाव था, उसको समझने की एक कुंजी भी जो है प्रियम्बल आपके लिए साबित होती है। इसके अलावा कई बार अगर ऐसे प्रोविजंस फंसते हैं जहां पर कोई अगर कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है तो वहां पर आपका जो इंटरप्रिटेशन वगैरह करना है, आप अगर कहीं पर कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका सेंस जो है वो क्लियर नहीं बन रहा है, वहां पे उस आर्टिकल में क्यों इस्तेमाल किया गया, कोई लाइन अगर ऐसी डाली गई है जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, द्विअर्थी या तीन अर्थी या कई सारे तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है और कुल मिलाकर एक आपका ऊहापोह का माहौल बन रहा है या कंफ्यूजन की एक स्थिति क्रिएट हो रही है, ऐसी जगहों पर आप प्रियम्बल की मदद से उसका इंटरप्रिटेशन करने में असिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि प्रियम्बल में बेसिकली वो सारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइंड हैं जिसके बेसिस पर संविधान का कोई भी प्रावधान वगैरह लिखा गया है। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुप्रीम कोर्ट 1960 में कह रहा है इतना सब होने के बाद में भी हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपका जो प्रियम्बल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, ये बहुत जरूरी चीज है, संविधान में बहुत सोच समझ के डाली गई है। मगर इतना सब होने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला या सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया या फैसला सुनाया या निर्णय सुनाया कि प्रियम्बल जो है भारत के संविधान का पार्ट नहीं है। कब बोला जा रहा है? ये 1960 के बेरूबाड़ी केस में ये बात कही जा रही है कि ये जो है भारत के संविधान का पार्ट नहीं है। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें होने के बाद में भी भारत के संविधान का पार्ट 1960 के बेरूबाड़ी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को नहीं माना था। मगर उसके बाद में फिर 1973 में एक बहुत पाथ ब्रेकिंग, एक बहुत लैंडमार्क केस आया था जिसको बोला जाता है केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया, या उन्होंने ये बोला कि बेरूबारी यूनियन केस में जो हमने निर्णय दिया था या जो फैसला सुनाया था भैया वो गलत फैसला था, या फिर वो जो है ठीक नहीं था, या फिर आज की तारीख में हम लोग कुल मिलाकर उस फैसले को रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो पुराना ओपिनियन था वो गलत था, प्रियम्बल जो है वो भारत के संविधान का पार्ट है। अब इंटरेस्टिंग है, देखिएगा यहां से 1960 में क्या बोला जा रहा है कि भारत के संविधान का पार्ट प्रियम्बल नहीं है। 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि हां प्रियम्बल जो है भारत के संविधान का पार्ट है, और 1960 में जो ओपिनियन दिया था वो गलत था, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। इन्होंने आगे ये बोला कि इट ऑब्जर्व दैट द प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेट इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। इनका क्या कहना था कि प्रियम्बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और पूरे के पूरे संविधान को जब आप पढ़ रहे हो, पूरे के पूरे संविधान को पढ़ रहे हो या फिर उसके किसी प्रावधान का इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, उसके किसी प्रावधान की अगर आप व्याख्या कर रहे हो, तो उसको आपको प्रियम्बल की ग्रैंड एंड नोबल उस ग्रैंड और वो नोबल विजन जो प्रियम्बल में एक्सप्रेस किया गया है उसकी रोशनी में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा क्या बोला जा रहा है कि भारत के संविधान को जब आपने पढ़ना है या भारत के संविधान के किसी
प्रावधान को जब आपने इंटरप्रेट करना है तो वो विजन जो प्रियम्बल में लिखा गया है कि हम भारत के लोग ये सारी चीजें करना चाहते हैं और वो करने के लिए हमने ये संविधान बनाया, ये विजन आपका दिया गया है प्रियम्बल में। इस प्रियम्बल के विजन को ध्यान में रखते हुए इसकी रोशनी में जो है आपको भारत के संविधान को पढ़ना है, भारत के संविधान को इंटरप्रेट करना है। फिर बाद में आपका LIC केस आया 1995 में, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेट LIC का केस आया 1995 में। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को बोला कि प्रियम्बल जो है वो भारत के संविधान का ना सिर्फ एक पार्ट है मगर वो एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि वो एक अखंड हिस्सा है, वो एक अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना जो है हमारे संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रियम्बल के बिना भारत का संविधान नहीं आपका इमेजिन किया जा सकता। 1973 में तो कह ही दिया था, 1995 में LIC का जो केस था इसमें फिर से जो है उन्होंने इस बात को एक बार फिर से रीइटरेट कर दिया। इसके आगे अब हम इसके आगे भी मतलब प्रियम्बल में इन्होंने एक दो बातें और कही हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मगर उसके पहले केशव नंद भारती केस में जो आपके मुख्य याचिकाकर्ता थे केशव नंद भारती, जरा उनकी फोटोग्राफ आपको दिखा देते हैं। ये जो है केशव नंद भारती हैं, खैर अब तो ये नहीं रहे, इन्होंने एक मुकदमा किया था और वो केस फिर होते होते सुप्रीम कोर्ट तक आया था। अब केशव नंद भारती केस में जो आपके जजेस की पूरी आपकी बेंच बैठी थी, 6 जजेस आपके इस तरफ हैं, 6 जजेस इस तरफ हैं, ये जो 12 जजेस की आपकी जो बेंच बैठी थी, इन्होंने इस पूरे के पूरे केशव नंद भारती केस के चलते पूरे के पूरे संविधान की एक तरीके से जो है काफी सारे प्रोविजंस वगैरह की व्याख्या वगैरह की गई और उसके नतीजे में केशव नंद भारती केस बड़ा हिस्टोरिक केस माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है व्यवस्थाएं दी गई हैं, बहुत सारे आपके जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं जिसका आज तक भारत के का जो पूरा का पूरा आपका पॉलिटिकल सिस्टम है इसके ऊपर उसका असर देखने को मिलता है। कैसे कैसे क्या क्या चीजें आई हैं वो अलग अलग आपके जो टॉपिक्स आएंगे उसमें केशव नंद भारती केस का जहां जहां जिक्र आएगा मैं बताऊंगा। मगर याद रखना ये केशव नंद भारती साहब हैं, एक मुकदमा हुआ था, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। मगर उस केस में फिर अल्टीमेटली ये 12 जजेस वगैरह की बेंच पूरी बैठी थी और इन लोगों ने केशव नंद भारती केस में फैसला दिया था। हिस्टोरिक जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है 1973 में, क्योंकि इसके नतीजे में इस जो आपका काफी सारी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में निकल कर आई, उसने कहीं ना कहीं भारत की दिशा और दशा में बहुत बड़ा बदलाव किया था, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है संसद वगैरह उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि 1960 में बेरूबारी केस में बोल दिया कि भारत ये प्रियम्बल बड़ी काम की चीज है मगर प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। 73 में सुप्रीम कोर्ट पलट गया या सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को गलत बोला और माना कि 79 आपका केशव नंद भारती केस 1973 में की ये पार्ट है। 1995 के केस में इन्होंने फिर से जो है इस बात को रिइटरेट किया कि प्रियम्बल ना सिर्फ भारत के संविधान का पार्ट है मगर भारत के संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है, अखंड हिस्सा है। अब याद रखिएगा इस बात को। अब अच्छा, यहां से इस बात का भी ध्यान रखना है कि भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जब पूरा संविधान बन चुका था, प्रियम्बल को उसके बाद में इनैक्ट किया गया, जब पूरा का पूरा संविधान बन गया और सब लोगों ने जो हामी भर दी कि हाँ ये सारे प्रावधान वगैरह पे हम लोग एग्री करते हैं, जब पूरा संविधान आपका बनकर अल्टीमेटली तैयार हो गया, उसके बाद में प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया है, बार बार घुमा के पूछा गया है कि प्रियम्बल जो है वो कब बना था या प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब इनैक्ट किया था, संविधान बनाने के पहले, संविधान बनाने के बीच में या संविधान जब पूरा बन गया था उसके बाद में। तो याद रखना है कि आपका जो प्रियम्बल है वो पूरा का पूरा संविधान इनैक्ट होने के बाद में बना था। बस वही बात यहां पे लिखी है, लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वाज इनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस तरह से आपके दूसरे प्रावधान थे भारत के संविधान के, उसी तरीके से प्रियम्बल को भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा नहीं बनाया है मगर पूरा संविधान इनैक्ट होने के बाद। अब सवाल उठता है कि भारत के प्रियम्बल को पूरा संविधान इनैक्ट होने के बाद क्यों बनाया गया। आप ये बोल रहे हो कि प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तावना तो पहला पन्ना होता है संविधान का, और अब आपने ये बोल दिया कि पूरा का पूरा संविधान जब बनकर तैयार हो गया, प्रियम्बल को उसके बाद बना के पहले पन्ने पर आपने छाप दिया है। ऐसा क्यों किया गया है? अगर पूरा का यानी कि आप ये बोल रहे हो कि आपने पहले पूरा संविधान लिख लिया और उसके बाद में वो विजन या फिर वो बेसिक प्रिंसिपल जिनके बेसिस पर संविधान लिखा गया था वो उसके बाद में पास किए हैं। इसका तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। या फिर इसका जवाब क्या दिया जाए कि आखिर क्यों आपने पूरा संविधान पास करने के बाद में या पूरा इनैक्ट करने के बाद में प्रियम्बल को इनैक्ट किया? इसका जवाब यह है कि प्रियम्बल को सबसे लास्ट में इसलिए इनैक्ट किया गया या सारा संविधान बन चुकने के बाद में प्रियम्बल को इसलिए इंसर्ट किया गया क्योंकि भारत के संविधान के निर्माता ये नहीं चाहते थे कि भारत के संविधान को बनाने का जो विजन है और भारत के संविधान को जो बनाया गया उसके प्रोविजंस वगैरह जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई फ्रिक्शन वगैरह आए। पूरा का पूरा संविधान जो है उस ग्रैंड विजन के साथ कंफर्मिटी में रहे, या प्रियम्बल जो है उसका पूरा का पूरा जो आपका जो भी उसमें विजन प्रस्तुत किया जा रहा है वो
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ में कंफर्मिटी में रहे, या फिर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उस विजन के साथ में, उस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के साथ में, उस थॉट प्रोसेस के साथ में कंफर्मिटी में रहे, जिसको ध्यान में रखकर आपका संविधान लिखा गया है। कोई आप उसमें फ्रिक्शन वगैरह ना है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए पूरा संविधान बन चुकने के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था। बस वही बात यहां लिखी है, द रीजन फॉर इंसर्टिंग द प्रीएम्बल एट द एंड वाज टू इंश्योर दैट इट वाज इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि जो बात आप प्रीएम्बल में लिख रहे हो कि हम भारत के संविधान को ऐसा 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 बनाना चाहते हैं, वो जो पर्टिकुलर विजन आप प्रेजेंट कर रहे हो, पूरा संविधान उसी विजन के अनुसार हो, उसी कंफर्मिटी में हो, ये चेक करने के लिए और ये अश्योर करने के लिए पूरा संविधान बना चुकने के बाद में आपने उसका प्रीएम्बल लिखकर तैयार किया है। चलें आगे बढ़ते हैं। While forwarding the preamble for votes, the President of the Constituent Assembly said, "The question is that preamble stands part of the Constitution." मतलब यह कि जब पूरा संविधान बन गया और Constituent Assembly में जब आखिर में प्रीएम्बल को जो है पास किया जा रहा है, या प्रीएम्बल को जो अब इनैक्ट करने के लिए वोटिंग के लिए रखा जा रहा है, तब आपके जो प्रेसिडेंट थे Constituent Assembly के, उन्होंने Constituent Assembly के अपने लड़कों से यह बोला, "The question is that preamble stands part of the Constitution." मतलब इसको पास कर, जब आप लोग प्रीएम्बल को पास कर रहे हैं तो सवाल क्या है कि हम इसको आपका संविधान का पार्ट बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, इसके ऊपर वोटिंग की जाए। द क्वेश्चन इज दैट प्रीएम्बल स्टैंड्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इस पर्टिकुलर सवाल को रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट ने बोला अब वोटिंग करिए, अगर ये बहुमत से पास हो गया तो फिर इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना देंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, अल्टीमेटली ये पास हुआ और इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया था। अब क्योंकि ये मोशन पास हुआ था, ये प्रस्ताव पास हुआ था, इसलिए आज की तारीख में जो ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये बेसिकली ये जो आपका मोशन या ये जो प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा में, कहीं ना कहीं उसके साथ में कंफर्मिटी में है, उसके साथ कंसोनेंस में है, उसके साथ कॉन्ग्रुएंसी में है। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो आपका प्रीएम्बल पास करते वक्त जो पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ में इसको रखा था, उसके साथ में कंफर्मिटी में है। चलें आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सारी बातें होने के बाद में भी कि प्रीएम्बल जो है भारत के संविधान का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और जो बाकी सारी चीज़ें हमने देखी कि अगर कहीं पर संविधान को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको प्रीएम्बल की रोशनी में पढ़िए, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। इतना सब होने के बाद में भी दो बातें अपने को दिमाग में, अपने जहन में रखनी है। पहली चीज़ ये, या फिर दो बातें प्रीएम्बल के रिस्पेक्ट में हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब, और लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट, या फिर आपका कानून बनाने की संस्था। ठीक है जी। तो प्रीएम्बल जो है ना तो आपकी पार्लियामेंट को किसी भी तरीके से पावर देती है, क्योंकि पावर जो है लेजिस्लेचर वो भारत के लोगों से लेती है, भारत के लोगों से डिराइव करती है। दूसरा, प्रीएम्बल किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर की पावर्स पर कोई रोक भी नहीं लगाती है। ऐसा भी नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि प्रीएम्बल में ऐसा लिखा हुआ है, या फिर आप ये काम इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि ये प्रीएम्बल के खिलाफ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को याद रखना है। भारत का लेजिस्लेचर यानी कि भारत की संसद जो कानून बनाती है, कानून बनाने की पावर किसके पास में? भारत की संसद के पास में। अब प्रीएम्बल ना तो उनको कोई कानून बनाने की ताकत देती है, क्योंकि उनकी जो पावर का सोर्स है, उनकी पावर की जो अथॉरिटी है वो भारत के लोग हैं। तो प्रीएम्बल ना तो आपके लेजिस्लेचर या फिर आपकी पार्लियामेंट या फिर आपकी संसद की पावर या सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, ना वो उसके ऊपर किसी तरीके का निषेध या फिर किसी तरीके का प्रोहिबिशन लगाती है। मतलब वो उनको ना कुछ करने से रोकती है, ना कुछ करने के लिए अलाउ करती है कि अब ये नहीं है कि आप ये फलाना कानून नहीं पास कर सकते क्योंकि प्रीएम्बल के खिलाफ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि आपकी प्रीएम्बल जो है ये 50 बार पूछा गया है कि प्रीएम्बल जस्टिफिएबल है या नॉन जस्टिफिएबल है, तो याद रखना है प्रीएम्बल नॉन जस्टिफिएबल है। नॉन जस्टिफिएबल का मतलब यह है कि इसके प्रोविजंस को कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। मतलब समझते हैं, प्रीएम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग कसम खाते हैं कि अपने देश को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे, और हम अपने सारे नागरिकों को देंगे क्या? जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे, वो सारी बातें। अब जस्टिस में आपने 3 बातें बोल दी कि हम इनको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सारी जस्टिस वस्टिस देना चाहते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि कोई बंदा पहुंच गया कि साहब मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीज हो गई, और प्रीएम्बल में लिखा हुआ था कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाना था, मेरे को ये फलाना फलाना जस्टिस नहीं मिला, तो क्योंकि अब यहां पे प्रीएम्बल का जो है वायलेशन हो गया है, तो मेरी जो है
मदद की जाए और मेरे को ये फलाना फलाना जस्टिस दिया जाए। आप ये बोलते हुए कोर्ट नहीं जा सकते, या फिर आप ये बोलते हुए कोर्ट नहीं जा सकते कि साहब प्रियम्बल में तो लिखा हुआ है कि ये सारी सारी बातें दी जाएंगी, मगर ये फलानी फलानी 2-3 चीजें हैं, ये तो दी नहीं जा रही सरकार के द्वारा, तो सरकार को आदेश दीजिए कि वो ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करें। इस तरीके का मुकदमा बना के, इस तरीके का मैटर बना के आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब ये कि आपका जो विजन दिया गया है प्रियम्बल में, जो सारी बातें लिखी गई हैं, अगर उनका कहीं पे कोई वायलेशन होता है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता या हाई कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाए जा सकते। ये नहीं होगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट बोले कि बिल्कुल सही बात है आपकी, ये फलानी फलानी चीज नहीं हो रही, प्रियम्बल में लिखी गई थी तो हम आदेश देते हैं सरकार को ये करना है और उसके बाद सरकार करेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रियम्बल नॉन जस्टिफिएबल है। प्रियम्बल का अगर कोई प्रोविजन वगैरह अगर वायलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर या फिर हाई कोर्ट के द्वारा या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। अगर उसका कोई प्रोविजन या प्रावधान लागू नहीं हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि उसका कहीं पे कोई वायलेशन हो रहा है तो उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि फिर आप अगर लेट से आप क्योंकि प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि जस्टिस देंगे और आपका लिबर्टी देंगे और इक्वालिटी देंगे, तो कहीं पर अगर आपकी जस्टिस को आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिलता तो फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता। मगर वो फिर दूसरे प्रावधानों के तहत जाया जाता है, वो एक अलग चीज है। मगर आप ये बोल के नहीं जा सकते कि प्रियम्बल में लिखा हुआ था और मेरे साथ तो ये हो गया तो मुझे लगता है कि मेरा जस्टिस का हनन हुआ है या जस्टिस नहीं मिला तो मुझे प्रियम्बल के वायलेशन के चलते जो है इसका इन्फोर्समेंट किया जाए और मुझे मदद की जाए। वो किसी दूसरे प्रावधान के तहत आप कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स वगैरह के वायलेशन का केस बनता है उसमें, मगर आप ये नहीं कर सकते उसमें कि आप प्रियम्बल का हवाला देके कोर्ट पहुंच जाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, प्रियम्बल नॉन जस्टिफिएबल है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाई जा सकती। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था कि क्या प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, जिसके साथ में हम लोगों ने अपने सेशन की शुरुआत करी थी, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेटिस्फैक्टरीली डील कर लिया है और हमको पता है अब कि भाई प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ना सिर्फ पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट है। किसने इस सवाल का जवाब दिया? वो है अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इस सेशन को जो है समाप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कि भाई आपका जो प्रियम्बल है या फिर आपके जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का पार्ट है या नहीं है, ये सवाल सबसे पहले कौन से केस में निकल कर आया था, या सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन सबसे पहले कौन से केस में उठाया था कि आपका जो प्रियम्बल है वो भारत के संविधान का पार्ट है या नहीं है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? बेरूबारी यूनियन केस 1960 में ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कंसिडर किया था कि क्या आपका जो प्रियम्बल है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। और आपका एक सवाल और बनता है कि बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो प्रियम्बल है इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना था या नहीं माना था। तो जवाब क्या हो जाएगा कि उन्होंने इस पर्टिकुलर केस में आपका जो प्रियम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था। दूसरा क्वेश्चन जो बनकर तैयार होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन से केस में माना था। तो जवाब क्या है? केशव नंद भारती केस या केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना था। इसी को मैं घुमा के पूछ सकता हूं कि बेरूबारी यूनियन केस में दिए गए अपने ओपिनियन को सुप्रीम कोर्ट ने कब रिजेक्ट किया था या सुप्रीम कोर्ट ने पलटी कब मारी थी। तो जवाब क्या हो जाएगा? केशव नंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने पुराने ओपिनियन को 1960 के केस वाले को रिजेक्ट कर दिया और उसमें माना कि सुप्रीम आपका जो प्रियम्बल है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। ये जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है जी। इसके बाद में अगला केस जिसमें उन्होंने ये माना कि प्रियम्बल जो है वो ना सिर्फ पार्ट है मगर एक आपका इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कौन से केस में किया गया था? LIC ऑफ इंडिया के केस में जो है इस चीज को किया गया था कि आपका प्रियम्बल जो है वो ना सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है मगर वो एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो 20वीं बार पूछा गया है कि प्रियम्बल जो है भारत का संविधान बनने के कौन सी स्टेज में पास हुआ था? भारत का संविधान बनने के पहले पास हुआ था, भारत का संविधान बन रहा है बीच में एक दिन आपने प्रियम्बल पास कर दिया, मूड नहीं था तब हो गया, या भारत का पूरा संविधान बन चुका है और उसके बाद में आपने प्रियम्बल पास किया? तो याद रखिएगा भारत का संविधान पूरा बन चुका था, पूरा आपका इनैक्ट हो गया था, पूरा आपका जो है बनकर तैयार हो गया था, उसके बाद में जो है प्रियम्बल को आपने बनाया था या उसके बाद में आपने प्रियम्बल को इनैक्ट करवाया था। अब अगला क्वेश्चन यहां से एक और बनता है कि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करवाने के बाद में प्रियम्बल को क्यों इनैक्ट करवाया था? तो उसका जवाब हो जाएगा ताकि प्रियम्बल उन सारे प्रोविजंस वगैरह के साथ में कंफर्मिटी में रहे जिनको उसमें
शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर प्रियम्बल में उन सारे जनरल प्रिंसिपल्स को जिनको डाला जाना था, आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसके साथ कंफर्मिटी में है कि नहीं है, ये चेक किया जा सके कि आपके हर एक प्रावधान जो हैं उन सारी जनरल प्रिंसिपल्स वगैरह के साथ में कॉन्ग्रुएंस रखते हैं जिनको हम प्रियम्बल में बताने वाले हैं। ये बात इंश्योर करने के लिए पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकने के बाद में आपने प्रियम्बल बनाई, चेक और इस तरीके से चेक करते हुए कि सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं प्रियम्बल में उनके साथ में कंफर्मिटी में आए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहां से बनकर तैयार होता है वो ये होता है कि क्या आपका जो प्रियम्बल है क्या वो आपका जो भारत का लेजिस्लेचर या भारत का पार्लियामेंट है उसके लिए एक सोर्स ऑफ पावर है? तो जवाब है नहीं, प्रियम्बल किसी भी तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपका लेजिस्लेचर जो है उसके लिए सोर्स ऑफ पावर नहीं है। इसी तरीके से क्या वो एक सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन है आपके लेजिस्लेचर के लॉ मेकिंग पावर्स के ऊपर? तो इसका जवाब भी हो जाएगा नहीं, प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। और दूसरा पॉइंट ये कि प्रियम्बल जो है नॉन जस्टिफिएबल है, मतलब ये कि इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, स्पेसिफिकली बोलने तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता वायलेशन के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये सवाल 50 बार आ चुका है कि प्रियम्बल आपका जस्टिफिएबल है, आपका जस्टिफिएबल है या फिर नॉन जस्टिफिएबल है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सकता है आदेश देकर या नहीं करवाया जा सकता। जवाब क्या हो जाएगा? प्रियम्बल नॉन जस्टिफिएबल है, प्रियम्बल को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी और कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। आप ये बोलते हुए कोर्ट नहीं जा सकते कि इसमें बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और वो बड़ी बड़ी बातों में से एक दो बातें पूरी नहीं हो रही, ऐसा मुझे लगता है फलानी फलानी जगह पे, तो आप इन्फोर्स करवाइए आदेश देकर कोर्ट को। आप ये नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने ये देखा कि भाई प्रियम्बल जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले जो ओपिनियन दी थी कि नहीं है, उसके बाद में फिर ये माना कि है, उसके बाद में फिर ये माना कि ना सिर्फ है मगर एक इंटीग्रल पार्ट है। और फिर वो लॉजिक वगैरह जो आपका प्रियम्बल पास करते वक्त दिया गया था, या वो जो मोशन जो आपका प्रियम्बल पास करते वक्त दिया गया था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखकर आज के सेशन में ख़त्म करी हैं। अब जिस तरह से ये सवाल उठा था कि क्या आपका जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, उसी तरह से एक और सवाल उठा था कि क्या आपका जो प्रियम्बल है उसको अमेंड किया जा सकता है, उसका संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, हाँ या ना। इस सवाल का जवाब भी जो है हमको तलाशना जरूरी है, और इस सवाल का जवाब हम लोग इसके बाद वाले सेशन में जिसमें हम लोग अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल को देखेंगे, उस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या प्रियम्बल का संशोधन किया जा सकता है, क्या उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, हाँ या ना। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी बातचीत हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखकर खत्म करेंगे, मगर वो सब कुछ नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको सेशन के शुरुआत में ही बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि हम लोग अभी आपसे ये नहीं कहते कि भाई आपने कोई कोर्स वगैरह बाय करना है सिर्फ इतने इतने रुपए में, और उसमें आप ये कूपन लगा दें तो इतने रुपए कम हो जाएंगे, तो इससे आप ये कोर्स सिर्फ इतने इतने रुपए में ले सकते हैं। हम आपसे ये कहते हैं कि आप हमारा सारा का सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली 100% जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं, इसमें आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये कंटेंट आप एक्सक्लूसिवली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं, आपको एक पेनी भी पे करने की जरूरत नहीं है, तो कैसे आप इसे एक्सेस कर सकते हैं? तो हमारा ये कंटेंट एक्सेस करने के आपके पास में 3 मोड्स हैं। या तो आप हमारा ये कंटेंट हमारे YouTube चैनल्स पर देख सकते हैं, या फिर आप इसको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे ऐप को डाउनलोड कर उसके ऊपर देख सकते हैं। जिस भी डिवाइस के ऊपर आपको कंफर्टेबल लगे, आप अपने फोन के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर इसे चला सकते हैं, आप इसे टैबलेट पर एक्सेस कर सकते हैं, आप इसे अपने पीसी पर एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, हर जगह पे कंपैटिबल है, आप इसको आसानी से जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो जो भी मोड आपको ठीक लगता है उस पर आप इसे एक्सेस करें, जो भी मोड वगैरह में आप कंफर्टेबल हैं आप वहां पर इसको देख सकते हैं। और यहां पर ना सिर्फ आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कंटेंट एक्सेस करने को मिलेगा, बट साथ ही साथ आपको और भी काफी सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो सकता है, और बाकी सारी चीजों से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे अगर आप यहां पर आएंगे तो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कंटेंट के अलावा आपको सीबीएसई किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा कंटेंट देखने के लिए मिलता है। इसकी जितनी भी क्लासेस होती हैं, उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके कोर्सेज वगैरह हैं,
हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में तो मिलेगा ही मिलेगा, ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, मगर साथ ही साथ आपको ये कोर्स हिंदी मीडियम में भी एक्सेसिबल है, हिंदी मीडियम में भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके वेरियस स्टेट बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, और इसके अलावा जो दूसरे आपके स्टेट बोर्ड्स हैं उसका भी कंटेंट यहाँ पर आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कंटेंट यहाँ अवेलेबल है, ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, सीयूईटी हो गया, आईआईटी जेईई को टारगेट कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग या इंश्योरेंस के लिए पढ़ रहे हैं, आरआरबी, एसएससी और भी जो यूपीएससी या और भी जितने आपके एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, इनमें से आप किसी की भी अगर तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलेगा। आप ये सारा का सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई हिडन या अदरवाइज किसी भी तरीके का कोई चार्ज या कोई फीस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। तो जितना हो सके आप इससे उतना ज्यादा फायदा उठाएं, जितना हो सके इससे उतना ज्यादा बेनिफिट लें। अपने साथ के भी जो दूसरे लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है उनको भी इसके बारे में बताएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बंदा है या कोई बंदी है जिसको भाई आइडिया नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, मगर उनको बहुत जरूरत है, वो डायर नीड में है, तो उनको भी आप बताएं इसके बारे में। ज्ञान का जो ये प्रचार प्रसार करने की जो एक अलग हमने जगाई है, इसमें आप भी अपना योगदान दें, इससे जुड़ें, अपना भी भला करें, आगे बढ़ें, तरक्की के रास्ते पर चलें, दूसरों का भी भला करें, उनको भी तरक्की के पथ पर चलाएं, और इस तरीके से समाज को अच्छा बनाने में, देश को अच्छा बनाने में आप भी अपना कंट्रीब्यूशन करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब करते हुए जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर इस सवाल का जवाब कि आपका जो प्रीएम्बल है वो भाई अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता, उस सवाल का जवाब हम लोग तलाशेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।